हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं अमित कुमार पाल एक बार फिर आपके सामने हूं और इस बार हम लोग उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक परीक्षा 2017 के शिफ्ट नंबर 1 कौन सी डेट का शिफ्ट नंबर 1 एग्ज़ाम डेट थी 12/12/2017। तो 12/12/2017 में हम लोगों ने जो पेपर देखा था उस पेपर को आपके सामने रखूँगा। मैथ्स के सभी क्वेश्चन आपके सामने हैं और पूरे सोल्यूशन के साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं। आप और मैं मिलकर इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और ये सीरीज़ नंबर है 3। इससे पहले के 2 वीडियोस हैं, उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, उनको ज़रूर देख लीजिएगा। उससे बहुत सारा, और ये बहुत ही अच्छा पेपर है, मैंने देखा है इसको, पूरा ऑब्जर्व किया पेपर को। तो ये जो बाद में पेपर हुए हैं उससे अच्छा स्टैंडर्ड इस पेपर का निकला है। जिससे पहले हमने 21 तारीख और 20 तारीख के पेपर आपसे डिस्कस किए हैं, उससे मजबूत पेपर है। मजबूत पेपर इन द सेंस यहाँ पर जो क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन पर कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव है, इसको भी ध्यान दीजिएगा, और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन तो हैं ही। तो चलिए शुरू करते हैं। आप और मैं मिलकर ये सीरीज़। मैं यानी अमित कुमार पाल स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैथ्स क्लासेस बाय अमित पाल सर। और ये आपका पहला क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा होगा। एक स्कूल में मैकेनिकल विभाग के A1, A2 और B1 अनुभाग में छात्रों की संख्या क्रमशः 72, 96 और 144 है। प्रत्येक कक्षा में छात्रों की संख्या बहुत ज़्यादा होने के कारण प्रधानाचार्य ने कमरों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं और कमरे में कितनी न्यूनतम संख्या आवश्यक हो, कमरे की न्यूनतम संख्या आवश्यक हो कि हर कमरे में बैठे हुए छात्रों की संख्या समान हो और प्रत्येक कमरे में केवल एक ही अनुभाग के छात्र होने चाहिए। भाई ये तो जाहिर सी बात है ना, साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो सारे स्टूडेंट साइंस के ही होंगे। अब यहाँ पर आप इस चीज़ को समझें कि जैसे क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, इस क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि जो संख्या है इसमें A1, A2 और B1 ये जो अनुभाग दिए हैं इनमें छात्रों की संख्या है 72, 96 और 144। मैक्सिमम पॉसिबल नंबर्स हमको इसी में से निकालने हैं। तो वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को पूर्णतः विभाजित करती हो, तो ऐसी संख्या हमको निकालनी है। यानी कहीं ना कहीं 72, 96 और 144 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें निकालना है। अब इनका HCF निकालने के चक्कर में आपको क्या करना है, बहुत सारा कुछ कैलकुलेशन नहीं करना है, आप इनके डिफरेंसेस ले लीजिए। जैसे 96 और 72 का अगर आपसी अंतर लिया जाए तो अंतर आता है 24 का, ठीक है। 144 और 96 का अंतर लेंगे तो वो आएगा 48 का, और 144 और 72 का एलसीएम लेंगे तो वह डिफरेंस लेंगे तो वो डिफरेंस आएगा 72 का। अब इन तीनों का HCF यानी इन तीनों में सबसे छोटी संख्या या उसका ही कोई ना कोई मल्टीपल आपका आंसर होगा। हमें इसे चेक करना होता है किस तरह से। तो सबसे छोटी संख्या है 24। ये सारे तरीके मैंने HCF और LCM वाले वीडियो में बता रखे हैं, आप इनको एक बार जरूर देख लीजिएगा अगर नहीं देखा है तो। 24 सबसे छोटी संख्या है और 24 से 72 भी डिविजिबल है, 24 से 96 भी डिविजिबल है और 24 से 144 भी डिविजिबल है। इसलिए 24 ही वो संख्या होगी जिस छोटी से छोटी जिस संख्या के स्लॉट में बहुत सारे सेक्शंस को डिवाइड कर दिया जाएगा। जैसे A1 में हम 24 छात्र के 3 सेक्शंस बना लेंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ, यहाँ गड़बड़ क्या हुई। यहाँ गड़बड़ ये हुई कि जैसे ही 24 आंसर आया तमाम छात्र इसमें 24 टिक कर देंगे, सी वाला ऑप्शन दिया हुआ है। जबकि ऐसा नहीं करना है, हमें ध्यान देना है कि हमसे ये नहीं बोला गया है कि कितने बराबर संख्या में छात्रों को बैठाया जाना चाहिए। हमसे पूछा जा रहा है कि कमरे की कितनी न्यूनतम संख्या आवश्यक होगी। तो कमरे कितने, कम से कम कितने कमरे रिक्वायर्ड है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को हम एकोमोडेट कर सकें। तो सेक्शन A1 जिसमें 72 छात्र थे, अगर 24 करके आप बैठाओगे ना तो 3 कमरे तो इन छात्रों के लिए चाहिए A1 के लिए। A2 में 96 है, 24 करके बैठाओगे तो 4 बच्चे, 4 रूम इनके लिए चाहिए। और B1 की बात करें तो B1 में 144 छात्र हैं, 24 अगर करके बैठाओगे तो 6 इधर चाहिए। तो 6, 4, 10, 3, 13 टोटल मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स जो रिक्वायर्ड होंगे उनकी संख्या आंसर के रूप में आपको मिलेगी 13। वही 13 यानी डी वाला ऑप्शन, ना कि सी वाला ऑप्शन आपका आंसर है। तो आंसर क्या हो गया, डी वाला। इसको रिव्यू कीजिए जरा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विपरीत दिशाओं में चल रही 2 ट्रेनें प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को क्रमशः 54 सेकंड और 1.5, ये 1.5 मिनट है भाई। 1.5 मिनट का मतलब क्या हुआ, 1.5 मिनट का मतलब ये हुआ कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं और आधे मिनट में 30 सेकंड होते हैं। 60 और 30 90 हो गया, तो 90 सेकंड्स हो गए। तो एक हुआ 54 सेकंड, एक हो गया 90 सेकंड। इस क्वेश्चन में देखिएगा 54 सेकंड और 90 सेकंड, और उसके बाद में एक दूसरे को 74 सेकंड। बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कि जब कभी भी आपको टाइम ड्यूरेशन दिया हो और स्पीड्स का रेशियो पूछा हो, एलिगेशन अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। दोनों ट्रेनें एक आदमी को किस किस टाइम ड्यूरेशन में पार करती हैं और एक दूसरे को रिलेटिवली कितने सेकंड्स में पार करती हैं। तो यहाँ पर आपको सीधे आंसर मिल जाएगा। 90 में से आप 74 घटाएंगे तो 6 उधर से 10 16 हो गया, और 54 में से जब आप 74 में से 54 आप घटा रहे हैं तो आपको आंसर मिल रहा है 20। 16 और 20 का रेशियो कितना हुआ, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, यानी 4:5। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। तो 4 समन्वय 5 इनकी गतियों का अनुपात होगा। यही आपका सिंपल सा आंसर होगा। इसको सॉल्व करके भी देख लीजिएगा आप लोग बड़े वाले तरीके से, यही आंसर आएगा। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस में मैं सारी चीज़ें बताता हूँ। एलिगेशन में ध्यान रखिएगा कि एलिगेशन अगर आपने
स्पीड्स पर लगाया है तो रेशियो टाइम का आएगा, और टाइम्स पर लगाया है तो रेशियो स्पीड्स का आएगा। क्यों? वो चैप्टर में। अगला क्वेश्चन है आपका, 10 नलिकाओं का लागत मूल्य 5 नलिकाओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ये तो हम कितनी बार बता चुके हैं, अभी प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर खत्म हुआ। तीसरा क्वेश्चन आप देख लीजिए कि सीपी ऑफ 10 आर्टिकल्स इज इक्वल्स टू एसपी ऑफ, कितने आर्टिकल्स हैं? 5 आर्टिकल्स। तो सीपी और एसपी को एक और कर लीजिए, तो हम कहेंगे साहब सीपी अपॉन एसपी, ये इंटू है, इधर आके डिवाइड हो गया, और उधर 5/10 हो गया। तो सीधी सी बात है, 5 और 10 में अगर आप हिसाब किताब लगाएंगे तो ये रेशियो बन जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10। यानी कॉस्ट प्राइस अगर 1 है तो सेलिंग प्राइस 2 है, यानी कि हम 1 रुपये पे 1 रुपये कमा रहे हैं, और परसेंटेज में जो हमारा प्रॉफिट है वो प्रॉफिट परसेंटेज सीधे सीधे 100% पहुंच गया। तो बस यही आपका आंसर हो जाएगा। प्रॉफिट परसेंट कितना होगा? तो प्रॉफिट परसेंट होगा 100%। बी वाला ऑप्शन आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए 3 क्वेश्चन देखने के बाद में जरा चौथा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। चौथा क्वेश्चन में अनुमानित मान, अप्रॉक्सीमेशन में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, अप्रॉक्सीमेशन का क्वेश्चन है। अब इसमें वैल्यूज देखिए, अगर पूरी वैल्यूज लेके मल्टीप्लाई करने लगे तब तो काम हो जाएगा भाई। 44.897 ये जो आप देख रहे हो इसको 45 मान लो, नियर अबाउट लगभग 45 है, 897 काफी दूर तक पहुंच गया है। दूसरा वाला जो आपको दिया 45.006, 0086 बहुत ही छोटा है, तो इसको भी लगभग 45 ही ले लेते हैं, और 101 तो इसको 101 ले लेते हैं, या अभी 100 ही ले लीजिएगा तो भी काम बन जाएगा। तो 45 × 45 यानी 45 का स्क्वायर करना है। तरीका आपको पता है, अगर किसी ऐसे नंबर का स्क्वायर करना हो जिसका यूनिट प्लेस 5 होता है, स्क्वायर रूट पर सारी बातें बताएं भाई। 5 का स्क्वायर होता है 25, और 4 से एक बड़ा, 4 पंजे 20, 20 25 × 101 करना है। कहने मतलब कहीं ना कहीं हमें क्या करना है, तो हमें ये करना है कि साहब 20 25 00 प्लस 20 25, नियर अबाउट यही हमारा आंसर, जो इसके करीबी आंसर हमको दिखाई देगा भाई हमारा आंसर हो जाएगा। तो इनको हम लोग जोड़ लेंगे। ये मैंने कैसे लिखा है इस बात को बेटा समझ लो। 101 को हमने 100 + 1 में ब्रेक कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 20 25 00 आएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो 20 25 ही आ जाएगा। अब चलो जोड़ लेते हैं, तो यहाँ पर 2 5 हो गया, ये हो गया 5, 2 2 4, 0 और 2। ठीक है, कुछ ऐसा इसके करीबी जो भी आंसर आपको दिखाई दे, 20 के करीब, 204525 के करीब, 2045 बी वाला ऑप्शन है। बस ऐसा ही आप आंसर लीजिएगा। तो इसका करीबी लगभग में जो आंसर आ रहा है 204 है ना, तो 204 तो यही एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए देखिए जरा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए आकृति पे AB इज पैरेलल टू CD। ठीक है भाई, AB इज पैरेलल टू CD, और उसके बाद बता रहा है कि NQR का मान ज्ञात कीजिए। चलिए पहले फिगर ड्रॉ कर देता हूं आपके सामने में। ये कुछ फिगर इस तरह का है, और फिगर में आपसे कहा जा रहा है ये X है, ये Y है, इधर ये Y है, और ये X है। ठीक है भाई, और इससे पूछ रहा है एंगल QPR का मान। QPR का मान है, ये Q दिया है साहब, ये P दिया हुआ है, ये R दिया हुआ है, ये CD है, और ये AB है। ठीक है, इस तरह का फिगर है आपसे, और इस वाली वैल्यू को आपसे पूछा जा रहा है। अब ये बुक्स में कैसे सॉल्यूशंस दिए हैं मुझे नहीं पता, बस आप एक बात ध्यान रखना कि अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो ये दोनों एंगल्स होंगे को इंटीरियर एंगल्स। कैसे एंगल होंगे? ये को इंटीरियर एंगल्स होंगे। को इंटीरियर एंगल्स का मतलब हुआ कि एंगल AQR प्लस एंगल CRQ, समझ गए? AQR और CRQ ये एंगल सप्लीमेंट्री होंगे, यानी 180 डिग्री के होंगे। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, ये क्या होंगे? 180 डिग्री के होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे। अगर इनको जोड़ा जाए तो AQR की वैल्यू y + x है, y + x प्लस, और इधर क्या है? x + y। ये अगर 180 डिग्री हो तो आप लोग जानते हो कि 2 बार x है और 2 बार y है, जो कि 180 अंश के बराबर है। तो x + y की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है? 90 के बराबर है। अब x + y अगर 90 है तो बचा हुआ, पूरे ट्राइंगल में सब 180 डिग्री होता है ना। आपको मालूम है कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि x + y प्लस एंगल QPR, जो आपसे पूछा गया था एंगल QPR, ये सब कुल मिला के 180 डिग्री है, और इसकी वैल्यू अभी अभी आपने फाइंड की है कि ये 90 है। मतलब साफ है कि एंगल QPR इज इक्वल टू 180 - 90 यानी 90 डिग्री है। यही आपका आंसर है। आंसर है 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए कैलेंडर से क्वेश्चन है।
5 महीने के लिए विषम दिनों की संख्या ज्ञात करें अगर वर्णित वर्ष अधिवर्ष यानी लीप ईयर है। लीप ईयर है अगर 5 महीनों में विषम दिनों की संख्या ज्ञात करें पहले 5 महीनों में। विषम दिनों की संख्या बेटा है क्या, 7 से डिवाइड करो, जो बचे अदर देन 7 यानी जो हफ्ते के स्लॉट में फिट हो जाएं, उसके अलावा जो नंबर्स बच रहे हैं दिनों के, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो जहां 31 डेज होंगे उसको अगर आप 7 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा भाई, 7 चौक 28, यहाँ पे आपको 3 एडिशनल डेज मिलेंगे। अगर ये 30 दिनों का होगा तो 2 एडिशनल डेज मिलेंगे, अगर 28 का होगा तो कोई एडिशनल डे नहीं मिलेगा, अगर ये 29 का होगा तो 1 एडिशनल डे मिलेगा। मतलब कहने का है कि जनवरी की बात करो, फरवरी की बात करो, मार्च की बात करो, अप्रैल की बात करो, मई की बात करते हैं, बस यही 5 महीने हैं। इन 5 महीनों में जनवरी में एडिशनल डेज 3 हो गए, फरवरी क्योंकि ये लीप ईयर है इसलिए 29 डिवाइडेड बाई करोगे जब तो 1 एडिशनल डे आएगा। मार्च की बात करो तो मार्च में फिर 31 दिन होते हैं, 3, अप्रैल 2, मई 3। समझ में आ गई पूरी बात। टोटल एडिशनल डेज अगर देखे जाए तो इसमें देखिए 3 3 6 और 1 7, ये फिर से 7 से डिविजिबल हो गया तो बचा कितना, 3 और 2 5। यहाँ पर आंसर हो जाएगा 5 कि यहाँ पर जो आपके एडिशनल दिन है, विषम दिनों की जो संख्या है वो कितनी है, 5, जो शेष बचेगा। मतलब कहने का सारे दिनों को जोड़ लीजिएगा, या ऐसे भी कर सकते हो आप, 3 और 1 4, 3 7 2 9 3 12, 12 आ गया, इसको फिर 12 जोड़कर फिर 7 से डिवाइड करो। हमने पहले 7 का स्लॉट किनारे कर दिया, बच कितना रहा है, 5, वही आंसर हो गया। ठीक है, अगला देखें। एक दुकानदार बच्चों के कपड़े की बिक्री पर 20% सीधी छूट प्रदान कर रहा है और फिर भी 30% का मुनाफा कमा रहा है। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस की सीरीज जो चल रही है हमारी रेगुलर बेसिस पे कंपटीशन वाले बच्चों के लिए, वो जैसे ही खत्म हो जाएगी हम डिस्काउंट स्टार्ट करेंगे, इसका बहुत ही चुटकियों वाला जुगाड़ बताएंगे। लेकिन अभी हम पूरी बात किए ले रहे हैं आपसे, और वो पूरी बात ये है कि 20% की सीधी छूट प्रदान करता है, फिर भी 30% मुनाफा कमाता है। अगर हम ये मान लें कि 100 रुपये क्रय मूल्य है तो 30% मुनाफे के हिसाब से विक्रय मूल्य 130 होना चाहिए। अच्छा, अंकित मूल्य भगवान जाने कितना था, ये हमने एमपी माना, मार्क प्राइस। ठीक है, इसको हमने अंकित मूल्य माना है। जो भी एक्स की वैल्यू आएगी वो 100 से कितना ऊपर है ये देख लेना, उतना ही परसेंट में आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 100 से ऊपर है ना तो परसेंट में ऊपर है। अब इस चीज़ को देखो कि ये 20% की सीधी छूट प्रदान करता है, यानी एक्स का 80% जो होगा, जब आप अंकित मूल्य पर छूट अप्लाई कर दोगे तो विक्रय मूल्य आ जाएगा, और विक्रय मूल्य आपको पता है 130 है, मतलब एक्स की वैल्यू कहीं ना कहीं 130 गुणे 100/80 है। चलिए इसी बात को सॉल्व कर लेते हैं। तो 0 से 0 खत्म कर लीजिए। अगर हम लोग 1300/8 की वैल्यू निकालना कोशिश करें तो 8 1 8, 5 बच गया, 8 6 48, 2 बच गया, और 8 दूनी 16, 4 बच गया, और 8 पंजे 40, 162.5। 100 से 162.5 कितना ज़्यादा है, तो 62.5 ज़्यादा है, तो बस इतने ही परसेंट अधिक मूल्य पर इसको अंकित किया गया होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है, उस अनुपात को ज्ञात करें जिसमें 192 रुपये प्रति किलोग्राम कीमत वाले मिश्रण को 150 रुपये प्रति किलोग्राम वाली कीमत वाले मिश्रण के साथ इस तरह मिलाया जाए कि अंतिम मिश्रण को 194 रुपये 40 पैसे प्रति किलोग्राम में बेचा जाए तो 20% का मुनाफा दे। थोड़ा सा चेंज है, अगर 20% के मुनाफा की बात कर रहा है मतलब 120% की वैल्यू आपको दी है, और वो वैल्यू कितनी दी हुई है, 194.40। इसको बीच में ना रख देना एलिगेशन में, ये बीच में नहीं आएगा। क्या बीच में आएगा बताता हूँ आप। तो 100% निकाल लो, पहले तो इसका क्रय मूल्य निकालना है। 100% हो जाएगा 194.40 बटे 120 गुणे 100। ठीक है, दशमलव हटा के 2 जीरो खत्म कर दो और 0 से 0 खत्म कर दो। 12 का पहाड़ा पढ़ते हुए इसको काट दो जरा, तो आपको मिलेगा 12 1 कम 12 7, 12 6 72, 2 12 दूनी 24 यानी 162। ये 162 आपको बीच में रखना होगा। ठीक है, 162 को बीच में रखिएगा तो एक तरफ है 192 रुपये प्रति किलोग्राम 192, एक तरफ कितना दिया हुआ है 150 रुपये प्रति किलोग्राम, और बीच में कितना दिया है 162 रुपये प्रति किलोग्राम। अब एलिगेशन लगा दीजिए, 162 में से 150 जाएगा, 12 बचेगा, और 192 में से 162 जाएगा तो 30 बचेगा। 12 और 30 का जब आप रेशियो निकालोगे तो 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 2:5 का रेशियो आ जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा कि अनुपात ज्ञात करें। हाँ बिल्कुल सही है, यही आपका आंसर हो जाएगा 2:5। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला ऑप्शन आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, माध्यिका ज्ञात करो। मैंने बहुत बार डिस्कस किया हुआ है, माध्य, माध्यिका और बहुलक, 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा पूछी गई हैं। इस ऑब्जर्वेशन में आपको बता दूं, माध्य, माध्यिका और बहुलक कैसे निकालोगे। इस तरह के बंटन अगर आपको दिए हुए हैं, जैसा कि आपको डिस्प्ले हो रहा होगा, इस तरह के बंटन बेटा जब भी दिए हों तो हमेशा जान लेना कि इनको पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो, छोटे से बड़े की तरफ। ठीक है, जो बीच वाला होगा, बीचों बीच वाला, वही माध्यिका होती है। अगर इनकी संख्या विषम है तो, जैसे 7 है, 13 है तो बीच वाला पता है ना, 3 है तो बीच में वाला पता है, 3 बीच वाली उंगली।
ठीक, 5 बीच वाली उंगली। लेकिन अगर 4 है तो बीच में 2 उंगली, इन दोनों के बीच में जो होगा वो माध्यिका हो जाएगी। माध्य क्या है, जैसे एवरेज निकालते हो सबको जोड़कर उनकी संख्या से भाग दे देना, सिंपली माध्य आ जाएगा। और बहुलक जिनकी पुनरावृत्ति सबसे ज़्यादा बार हुई हो बस वही बहुलक हो जाएगा। इतनी बातों को ध्यान रखना। फिलहाल मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूँ। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो इसमें अगर असेंडिंग ऑर्डर में हम अरेंज करें तो सबसे छोटा यार कौन सा है, सबसे छोटा है -3, फिर -3 के बाद में उससे छोटा है -1, एक ही बार है, उसके बाद में कौन है 0, वो भी एक ही बार है, उसके बाद में 2 है 3 बार, 2 2 2, 1 तो नहीं है, नहीं है। उसके बाद में आ रहा है आपका 3 हो चुका है, माइनस का था। और इसके बाद में वैल्यू मिल रही है 5 है 4 बार, 2 2 2, 5 है 4 बार, 5 5 5 5, और फिर है 6 आपका 3 बार, 6 6 6। इतनी चीज़ें हैं जिनको हमने असेंडिंग ऑर्डर में यानी आरोही क्रम में पहले लिख दिया। ठीक है, इनको आरोही क्रम में लिख दिया मैंने। अब देखो जरा इनकी संख्या कितनी है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, लफड़ा हो गया ना, विषम संख्या। 14 का मतलब ये हुआ कि अगर हम इनमें देखें तो टोटल 14 संख्याएं हैं। 6 इधर निकाल दो, 6 उधर निकाल दो, 12 निकल गई। तो 1 2 3 4 5 6 संख्याएं निकाल दो, 6 संख्याएं इधर निकाल दी, 6 संख्याएं इधर निकाल दी। बीच में कौन संख्या है, 2 और 5। इन बीच संख्याओं के भी बीच में यानी 2 और 5 के बीच में कौन सी संख्या होगी, 5 2 7 बटे 2 3.5, बस यही आ जाएगी आपकी मीडियन यानी माध्यिका। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। तो माध्यिका की वैल्यू आपकी आ रही है 3.5, 3.5, 3.5। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, अगर y/z बराबर 1/3 हो तो y³ + z³ डिवाइडेड बाय y³ - z³ का मान ज्ञात करो। ऐसे बेटा अगर आपको दिया हुआ हो तो हमेशा ध्यान रखना जो रेशियोज में दिया बस वही वैल्यू डाल देना, वही आपका आंसर बन जाएगा। देखिए जरा इसको भी झटके में देख लेते हैं, फिर एक साथ ही साफ सफाई करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपको कुछ नहीं करना है, y³ + z³ डिवाइडेड बाय y³ - z³ की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। ठीक है, और y/z की वैल्यू जो है वो 1/3 इसने दे रखी है आपको। z है यार, 7 नहीं, y/z ये आपको दिया हुआ है 1/3। तो जहाँ y हो वहाँ 1 रख दो, जहाँ z हो वहाँ 3 रख दो। ठीक है, तो देखो क्या हुआ, 1 का क्यूब + 3 का क्यूब डिवाइडेड बाय 1 का क्यूब - 3 का क्यूब। वैल्यू क्या मिलेगी सोचो, 1 का क्यूब 1 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, अपॉन 1 का क्यूब 1 होता है और 3 का क्यूब 27 होता है। तो ये मिल गया 27 और 1 28, और यहाँ पे 27 - 1 26, लेकिन माइनस का 26। ठीक है, अब इसकी वैल्यू जब आप फाइंड आउट करोगे भैया, 2 से काट दो, 2 से 14 बार और 13 बार, तो 14 बटे -13 या -14/13 जो भी ऑप्शन में दिया हुआ है आपका आंसर हो जाएगा। -14/13 बी वाला ऑप्शन आपका आंसर है। ठीक है, चलिए इसको साफ कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, 99 होल नंबर 35/36, 99 होल नंबर 35/36 मल्टीप्लाइड बाई 72 का अनुमानित मान ज्ञात कीजिए। क्या है अनुमानित, हम पूरा बताएंगे तुमको यार। देखो ऐसे 36 को 99 से मल्टीप्लाई करोगे, लिखोगे क्या 99 × 36 ऐसे लिखोगे। ठीक है, ये हो गया, और उसके साथ में ही क्या करोगे +35, और बटे में जो 36 है अब इसको 72 से काट लोगे, 36 दूनी 72। पहले ही मत काट देना, नहीं गड़बड़ हो जाएगी, है ना, तब तो क्वेश्चन ही बेकार हो जाएगा। ये पहले इतना करोगे। अब देखो जरा 99 क्या लिख सकते हो, 100 - 1 लिख सकते हैं, बोलिए, इंटू 36 और +35 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये सबसे बाहर है, इसकी बात बाद में करेंगे। अब इसको जरा अंदर भेजो तो ये हो गया 3600 - 36 +35, और बाहर कौन है 2। तो ये 3600 - 36 + 35 कितना हो गया, माइनस का 36 प्लस का 35, यानी कि माइनस का 1 बचेगा ना। तो 3600 में से 1 माइनस, यानी 3600 - 1, यानी अब 2 को अंदर भेज दिया जाए। अगर 2 को अंदर भेज दिया जाए तो हम कहेंगे 7200 - 2, और 7200 में से 2 घटाओगे तो कितना बचेगा 7198। हम पूरी वैल्यू बताएंगे, अनुमानित वैल्यू क्यों बताएं, तो 7198 आपका आंसर हो जाएगा, 7198। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, बड़ा सिंपल सा है, ओरल है। 3√16 एक
कैसी संख्या। इनसे बोलो भाई काय बेवकूफ़ बना रहे यार, 3√16 अगर तुमने लिखा है तो 3√16 का मतलब हुआ 3 4 12। 12 कैसी संख्या है? क्या एक अपरिमेय संख्या है? नहीं। क्या काल्पनिक संख्या है? नहीं। क्या अभाज्य संख्या है? नहीं। पूर्णांक है। तो ये सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ये कैसी संख्या है? एक पूर्णांक संख्या है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। राधा और रानी एक 800 मीटर लंबी वृत्ताकार पगडंडी पर क्रमशः 8 मीटर पर सेकंड और 2 मीटर पर सेकंड की प्रारंभिक गति से एक ही बिंदु से एक साथ शुरू करके विपरीत दिशाओं में दौड़ी। ये समझिएगा कि एक दूसरे की ओर दौड़ रही हैं, ये बाद में समझ में आया क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज में कहीं ये नहीं लिखा हुआ है कि वो उस पार से इस पार एक दूसरे की ओर दौड़ रही है, लेकिन जब ये बोला विपरीत दिशाओं में दौड़ी और जब भी वे मिली, तो अगर ऐसे दौड़ जाएंगी तो कभी मिलेंगी नहीं, तो ऐसे ही दौड़ी होंगी। ठीक है, विपरीत दिशाओं में दौड़ी, जब भी मिली राधा की गति आधी हो गई, रानी की गति दुगनी हो गई। ठीक है, तो बढ़िया क्वेश्चन है। और कितने समय बाद वो तीसरी बार के लिए मिलेंगी? कितने समय बाद तीसरी बार के लिए मिलेंगी? ऐसा कब होगा? पहली बार में दौड़ी तो जो स्पीड है वो 8 और 2 दी हुई है। दूसरी बार दौड़ी तो एक की 8 से घट के 4 रह गई होगी, दूसरी की 2 से 4 हो गई। और तीसरी बार जब दौड़ी तो ये जो इसकी 4 रह गई है इसकी अब 2 ही रह जाएगी, लेकिन जिसकी 4 हो गई उसकी 8 पहुंच जाएगी। समझ गए बात को? इस तरह से अगर देखा जाए तो 800 मीटर का एक डिस्टेंस है। यहाँ पे है राधा, यहाँ है रानी। ऑर्डर कुछ इधर उधर तो नहीं हो गया भाई, राधा और रानी जी। तो ये 800 मीटर का डिस्टेंस है बेटा। इस 800 मीटर के डिस्टेंस को ट्रेवल करने में इधर से इधर की ओर, अब आप देखो कि अगर इनकी स्पीड जो बताई जा रही है 8 मीटर पर सेकंड और 2 मीटर पर सेकंड, तो पहली बार में देखो क्या हुआ। पहली बार में समय पहली बार कितना समय लगेगा? तो 800 बटे जो इनकी रिलेटिव स्पीड है, राधा की है 8, रानी की है 2, 8 + 2 यानी 8 और 2 हो गया 10, यानी 80 सेकेंड। दूसरी बार सेकेंड टाइम क्या हुआ? 800, लेकिन इसकी स्पीड हो गई आधी, इसकी हो गई दुगनी, तो 4 + 4 यानी 800 बटे 8, ये हो गया 100 सेकेंड। और तीसरी बार थर्ड टाइम में क्या हुआ? थर्ड टाइम में 800 का ही डिस्टेंस होगा, लेकिन 4 वाले की स्पीड 8 और 8 और 4 वाले की, इधर 4 वाले की दुगनी कर दो 8 और 4 वाले की आधी कर दो तो 2। ठीक है, नहीं इधर वाले में हो रहा था 4 वाले की, बात तो एक ही है, लेकिन फिर भी 2 से दुगना 4 से दुगना 8, 8 से आधा 4 से आधा 2। ठीक है, तो इस तरह से जब 8 और 2 10 करोगे तब भी यहाँ कितना आ गया? 80 सेकेंड। कुल मिलाकर कितने समय में, 3 बार में कितना टाइम लग जाएगा? कितने टाइम में ये एक दूसरे से मिलेंगी? तो 80 सेकेंड और 100 सेकेंड और 80 सेकेंड 160 और 100 260 सेकेंड बाद ये दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। 260 सेकेंड आपका पहला ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एक कंपनी में जो एक हफ्ते में 6 दिन काम करती थी, लगातार 2 हफ्ते श्रमिकों को भुगतान की गई कुल राशि 3000 रुपये। 2 हफ्ते का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। लगातार 2 हफ्ते श्रमिकों का भुगतान की गई कुल राशि 3000 रुपये और 3060 रुपये थी। अगर 10 पुरुष और 8 महिलाएं पहले सप्ताह और 12 पुरुष और 6 महिला दूसरे सप्ताह काम किया है, तो क्रमशः प्रत्येक पुरुष और महिला श्रमिकों को भुगतान की गई रकम याद करें, कितना कितना रुपया दिया गया। मान लीजिए कि प्रत्येक पुरुष और महिला को भुगतान की गई राशि क्रमशः x और y है। अगर हम इसको x और y मान के करें, तो पुरुष को मिलता है x रुपया और महिला को मिला y रुपया। तो जो क्वेश्चन कंडीशन दी हुई है उसके हिसाब से आप देखें, हफ्ते में 6 दिन काम करते थे। ठीक है, तो पहले हफ्ते में 6 दिन तक काम किया है किसने? 6 दिन तक काम किया है 10 पुरुष और 8 महिला। 10 M फॉर मैन और 8 W फॉर वीमेन, इन्होंने काम किया। और पैसा कितना टोटल दिया गया भाई? पैसा दिया गया इनको 3000 रुपये। ठीक है बेटा, इस हिसाब से 6 से डिवाइड कर लो, 6 पंजे 30 हुआ, बल्कि 2 और ले लो, 12 से डिवाइड कर लेना। तो ये हो गया हमारे पास में 10 आदमी प्लस 8 औरतें बराबर 6 पंजे 30, 500 रुपये, या 5 आदमी और 4 औरतें बराबर 250 रुपये। ठीक, रुपए नहीं लिखूंगा, ये पहली इक्वेशन लिखूंगा, पहली इक्वेशन हो गई। ठीक है, इसी तरह से दूसरी इक्वेशन बना लो कि 6 दिन तक काम किया है, और इस बार काम किया है 12 पुरुष और 6 महिलाओं ने, 12 मेन और 6 वीमेन ने, और पैसा मिला है 3060 रुपये। इसको 6 से भाग दे दीजिए, 6 पंजे 510 रुपये, 12 आदमी और 6 औरतें, यानी तो 2 आदमी और 1 औरत। 6 से इसको डिवाइड कर लीजिए,
6 अठे 48, 6 पंजे 30, ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशंस बन गई। इसमें हमसे पूछा जा रहा है आदमी और औरतों का पैसा, वो जो वैल्यू है वो x रुपये और y रुपये हमने मानी है। इसको चेंज कर देता हूँ यार, ये पुरुष m रुपये और महिला w रुपये। इक्वेशन समझ में आ गई। अब वो जो बात है उसको इसमें ही हमको सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पर देखो जरा, औरतें हैं आदमी हैं, बराबर कर लेते हैं किसी एक को और एलिमिनेट कर देते हैं। तो दूसरी इक्वेशन को, जो सेकंड इक्वेशन है, उसको हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं 4 से और उसके बाद घटा देंगे। तो पहले तो दूसरी इक्वेशन को 4 से गुणा करने पर हमको क्या मिला, तो 4 दूनी 8 आदमी प्लस 4 औरतें बराबर 85। तो 85 का 4 गुना कितना हो गया, 8 चौक 32, 320 और 20 340। और दूसरी पहली इक्वेशन क्या दी थी आपको, 5 आदमी और 4 औरतें बराबर 250। माइनस कर दिएगा तो माइनस 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 ये ख़त्म हो गया। 3 आदमियों का मतलब हुआ 50, 90 और एक आदमी को मिला 30 रुपये। एक आदमी पाया 30 रुपये। अब ये वैल्यू चाहे जिसमें रख दीजिए, चलिए इसमें रख देते हैं। तो एक आदमी पाया है 30 रुपये, तो 5 आदमी पाएंगे, 5 आए 15, 150 रुपये प्लस 4 औरतें मिलता है 250 रुपये। यदि 4 औरतों को मिलता होगा 250 माइनस 150 100 रुपये, तो एक औरत को मिलता होगा 25 रुपये। तो औरत को मिलता है 25 रुपये, आदमी को मिलता है 30 रुपये। यही आपका आंसर हो गया, 30 रुपये और 25 रुपये। 30 रुपये और 25 रुपये पहला ऑप्शन, ए ऑप्शन। ठीक है। अब इसमें बच्चे कहेंगे सर इतना सारा कैसे करेंगे, तो बेटा एक काम करना, इसमें ऑप्शनल वैल्यूज़ भी रख सकते हो, कुछ और जुगाड़ लगा सकते हो, लेकिन वो तब जब टाइम एंड वर्क पढ़ाएंगे, अभी नहीं। अभी देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगर मान लें, यहाँ कर रहा हूँ क्वेश्चन है, अगर मान लें P, Q और R विशिष्ट पूर्णांक है, R धनात्मक सम पूर्णांक है, तो R को कोई सम संख्या ले लेते हैं। R मान लो हमने 2 ले लिया। R एक सम पूर्णांक है, P और Q धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो चलो P को हमने ले लिया 1 और Q को ले लेते हैं 3। छोटा ही ले लेते हैं ताकि कैलकुलेशन आसान रहे और कुछ नहीं। तो R 2 है, P 1 है, Q 3 है। निम्नलिखित व्यंजन में से कौन सा सत्य नहीं हो सकता, यानी कौन कौन से सत्य हैं ये देख लें, कौन सा सत्य नहीं हो सकता वो निकल के आ जाएगा। Q P माइनस R, Q की वैल्यू 3, P माइनस R यानी 1 माइनस 2, तो ये वैल्यू हो गई 3 माइनस का 3। विषम है तो विषम तो है यार, पहला वाला सही है। ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। बी पे आओ। बी क्या कह रहा है, P माइनस R होल स्क्वायर सम है। तो P माइनस R, P हमने कितना माना 1, R है 2, तो 1 माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1, यही गलत है। तो बस ऐसे ही वैल्यू पुट करके देख लेना, ये -1 आ गया, यही गलत है। ठीक है, तो -1 जो आपको बता रहा सम है वो विषम संख्या है, इसलिए गलत है, क्योंकि इसने बताया है ये सम होना चाहिए, हमारे हिसाब से क्या आ रहा है, ये विषम हो रहा है, तो इसलिए हमने इसको इग्नोर कर दी। बस आगे का सोल्यूशन की जरूरत भी नहीं है। हाँ भाई, तो ये अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न से कौन सा भिन्न 5/8 से अधिक और 6/7 से कम है। अब ऐसे क्वेश्चन में यार अगर आपसे कहा जाए 5/8 और 6/7 के बीच की भिन्न निकालिए, वो मैंने तरीका आपको बताया फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स में। उसके अलावा भी अगर आप ये करना चाहते हो ना, तो भी मैंने बता रखा किस तरह से आपको डेसिमल्स लेकर चलने होते हैं। और वो डेसिमल्स कैसे लेकर चलने, तो सिंपल सी बात समझो कि अगर 5/8 है, इसका डेसिमल वैल्यू निकालोगे, पॉइंट लगा दो, 0 बढ़ा दो, 8 6 48, 2 बच गया, और फिर 0 लगा दो तो 8 2 16, ये हो गया 0.62। और दूसरा वाला कौन सा है तुम्हारा, दूसरा वाला है 6/7। 6/7 निकले, देखो पॉइंट लगाया, 0 बढ़ गया, 7 56, 0.8 आ गया। 7 56 बाद में 4 बच गया ना, 7 6 42, 7 5 35 कर लो यार, इसको 0 आगे बढ़ा के 7 5 35 0.85। तो इन दोनों के बीच में ही कोई वैल्यू होनी चाहिए, तो बाकी चारों की जो वैल्यू है वो उस हिसाब से देख लो। 1/3 को अगर देखोगे तो इसका मतलब होता है 0.333। क्या ये इनके बीच में है, नहीं है। अगला ऑप्शन क्या बोल रहा है, अगला ऑप्शन बोल रहा है आपका 3/5। 3/5 को अगर देखा जाए, पॉइंट लगा दो 0, 5 6 30, क्या इन दोनों के बीच में है, लेकिन आगे भी चेक करना पड़ेगा यार। अगला जो है वो है 4/7। तो 4/7 को अगर चेक करोगे तो 4/7 के हिसाब से पॉइंट लगा दोगे 0, और 7 5 35, क्या ये इन दोनों के बीच में है, नहीं है। एक ऑप्शन और है 5/7। तो चलो 5/7 को भी चेक कर लेते हैं, 0 लगा दोगे, 7 7 49, 7 पॉइंट समथिंग, क्या ये इन दोनों के बीच में है, तो हाँ यार ये भी है। अब इन दोनों को थोड़ा सा आगे बढ़ाओ, ये कितनी वैल्यू हो गई,
6 पंजे 30 तो 0.60 यानी ये भी नहीं होगी, यही वाला आपका आंसर होगा। यानी इन दोनों के बीच में जो वैल्यू हमको दिख रही है वो 0.7 नियर अबाउट दिख रही है, यानी कि हमारा आंसर कौन सा सही है, 5/7 सही है। तो देखने में इतना हल्का क्वेश्चन लग रहा था, कैलकुलेशन है केवल, इसमें कोई डेप्थ नहीं है, केवल कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 3,150 रुपये 4% प्रति वर्ष की दर से 2.5 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया गया है। ब्याज की गणना वार्षिक रूप से की जा रही है, तो अंतिम प्राप्त राशि क्या होगी? तो आप इसको ऐसे समझो, देखिए यहाँ सिंपल वे में हम 3,125 रुपये का 4% निकाल लें, तो 4 से बेटा ये 25 बार सीधे सीधे चला गया, और 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 25 पंजे 125, 125 बार ये चला गया, मतलब पहले साल 125 रुपये मिलेगा, दूसरे साल 125 मिलेगा, और तीसरे साल 125 मिलेगा। इसको हम लोग स्लैब मेथड बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाऊंगा तो समझ में आएगा। 2.5 साल बोला, 3 साल के लिए निकालो 125। अब जब आप 125 जो मिला हुआ है उसका 4% निकालोगे, तो उसका 4% निकालने के फिर कहोगे 4 से 25 बार, और 25 पंजे 125, यानी 125 जो पिछले साल वाला है उस पर 5 रुपये ब्याज मिलेगा। इन दोनों 125 रुपये पर 5-5 रुपये ब्याज मिलेगा, और ये 5 रुपये 1 साल पुराना हुआ है, तो इस 5 रुपये पर 4% की दर से जो ब्याज मिलेगा वो मिलेगा 25 1/5 रुपये। ठीक है, अभी ऐसे समझ लो 1/5, तो ये पूरा इतना ब्याज हो गया। लेकिन पहला साल पूरा बीता है, 125 रुपये मिलना चाहिए, दूसरा साल पूरा बीता है, 125 और 5 रुपये ब्याज मिलना चाहिए, तीसरा साल क्या पूरा बीता है? नहीं, 2.5 साल है ना, तो आधा ही साल बीता है। साल अगर आधा बीता है तो पैसा भी आधा ही मिलेगा। कहने का मतलब बेटा ये हुआ कि 125 रुपये और 5 रुपये ये तो पूरा ब्याज के रूप में मिलेगा, यानी 255 रुपये तो ये हो गया आपका पूरा। ठीक है, उसके अलावा क्या क्या है यहाँ पर देखो, ये हुआ 62 रुपये, यहाँ से आ गया 2.5 रुपये, यहाँ से आ गया 2.5 रुपये, 5 का आधा 2.5 रुपये, और ये कितना आ गया भाई 5 दूनी 10, 1/10 का मतलब हुआ 10 पैसे और कह लिए इसको। ठीक है, तो इस तरह से पूरा भैया जोड़ दीजिए, तो 2.5 5 हो गया, 67 रुपये हो गया, 67.5। यहाँ से हमको 255 रुपीज़ पहले से मिल चुके थे, और इतना और मिल गया, 5 और 1 6, 7 5 12, 1 मिल गया, 7 6 5 11 और 1 12, 2 मिल गया, फिर 322 रुपये 60 पैसे ये आपको मिल गया है ब्याज। 322 रुपये 60 पैसे ब्याज मिला है, लेकिन इस ब्याज के अलावा हमको ये बताना है कि ओवरऑल कितना पैसा मिला है, तो हमको 3125 रुपये इसमें बेटा ऐड करना है। ऐड कर दीजिए, तो ये हो गया 60, 5 2 7, 2 2 4, 3 और 1 4, तो ये हो गया 3447.60, 3447.60, सी वाला ऑप्शन आपका आंसर हो गया। ठीक है, देखो यार क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 60 किलोमीटर दूरी तय करने में आमिर सलमान से 4 घंटे अधिक लेता है। अगर आमिर अपनी गति को दुगना कर देता है तो सलमान से 2 घंटे कम का समय लेगा। ठीक है, अब इसमें जो इक्वेशन सॉल्व करके आपको दी हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन की तरह से सॉल्व करना बड़ा टाइम लगा देगा आपको एक फॉर्मूला हमने कई बार डिस्कस किया है कि डिस्टेंस जो होता है S1 × S2, ऑलमोस्ट बहुत सारी किताबों में दिया हुआ है, ऐसा नहीं कोई हमने खोजा है ना, ये लगभग सभी किताबों में दिया हुआ है। बस इसका यूज़ कहाँ करना है ये जब सीख जाओगे तो अपने आप फ़ायदा मिलने लगेगा कैसे कैसे यूज़ करना है। तो यहाँ पर डिस्टेंस आपको 60 दिया है, प्रोडक्ट ऑफ 2 स्पीड्स की बात कर रहा है, ये स्पीड्स आपको नहीं पता है। अगर आमिर अपनी गति को दुगना कर दे, यानी अगर स्पीड एक की x है, दूसरे की कितनी हो जाएगी भाई 2x हो जाएगी, दुगनी कर दे, इनका डिफरेंस गतियों का हो जाएगा x, और टाइम का डिफरेंस देखो 4 घंटे अधिक लेता है 2 घंटे कम लेता है, कहाँ 4 घंटे ज़्यादा कहाँ 2 घंटे कम, तो ये अंतर टोटल कुल मिला कितना हो गया 6 का अंतर हो गया। अब देखो जरा x से x खत्म हो गया, 6 दूनी 12, 12x बराबर 60 यानी x बराबर 5, बस यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, सिंप्लीफाइड फॉर्म में 5 किलोमीटर प्रति घंटा आमिर की गति है। खत्म हो गया क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है किस अनुपात में 8 रुपये 30 पैसे प्रति किलोग्राम गेहूं को 9 रुपये 80 पैसे प्रति किलोग्राम गेहूं के साथ मिलाया जाए, प्राप्त मिश्रण की कीमत 9 रुपये हो जाए। क्या है इसमें भाई, कुछ नहीं है, 9 रुपये 80 पैसे में से 9 रुपये माइनस करोगे तो 80 पैसा ये, और 8 रुपये 30 पैसे, अगर 9 रुपये में से 8 रुपये 30 पैसे मानोगे तो 0.7 ये मिल गया, यानी 8:7 ही आपका आंसर मिल जाएगा। 8:7 जो होगा वही रेशियो हो जाएगा। ठीक है, तो 8:7 हो गया रेशियो। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, निम्नलिखित 4 उम्मीदवार हैं A B C और D द्वारा प्राप्त अंक
किसके अंकों का प्रतिशत सर्वोच्च से दूसरे पायदान पर है? तो निकालना ही पड़ेगा यार, है ना, क्योंकि सबका डिफरेंट दिया हुआ, सेम दिया हुआ तो कोई बात नहीं थी। चलो भाई, ए का हिसाब किताब देखो क्या कह रहा है। ए को 560 में से 420 नंबर मिले हैं, तो परसेंटेज में कितना मिला, इंटू 100% कर लो। तो ये हो गया 7 छंग 42, 7 और 56, 7 में यार 14 से काट देते ज़्यादा बढ़ जाता। चलो 3 और 4, 4 से 25 बार और 25 दिया 75, 75% नंबर मिले हैं ए को। बी का निकालो, बी को मिले हैं 720 में से 560, 560 नंबर मिला है कितने में से, 720 में से। परसेंटेज इसका भी निकाल लेते चलिए। इसका परसेंटेज अगर निकालेंगे तो भैया 8 9 72 हो गया, 8 7 56 हो गया, 700/9 हो गया, और 700/9 का मतलब हुआ 9 7 63, 9 7 63, 77.7%। सी का अगर परसेंटेज देखा जाए तो सी को 500 में से, ये बढ़िया दिया यार, ये वाला अच्छा है ना। सी को 500 में से 415 नंबर मिले हैं, तो परसेंटेज में कितना परसेंट मिला है, 5 और 40, 83% मिला है। टॉपर है भाई। और डी का अगर देखा जाए तो डी कौन है, 650, 485, 485 नंबर मिला है, और कितने में से, 650 में से। परसेंटेज अगर निकालोगे तो 0 से 0 ख़त्म कर लो, 5 से 13 बार, 5 से 2 बार, और 13 का पहाड़ा पढ़ लो भैया, 13 लगभग निकाल ले, तो कोई ज़बरदस्ती थोड़ी ना है। 13 तिया 39 और 40, 9 आ गया, 13 7 91, 37 दूनी 74, 74% के आसपास। तो सबसे टॉप पे कौन है, 83, दूसरे नंबर पे 77, फिर 75, फिर 74, यानी कि हमारा आंसर कौन सा होगा, आंसर होगा बी, जो कि दूसरे नंबर पर है। टॉप पर ये है, सेकंड नंबर पर ये है, ठीक है। तो टॉप से दूसरा वाला पूछा है, सर्वोच्च से दूसरे पायदान पर, वो आंसर आ गया आपका बी। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा, चीथू ने, ये चीथू, ये भाई बिल्कुल साफ कर दिया आपने। अब देखो जरा, चीथू ने एक घर के निर्माण के लिए 49 मीटर बाई 46 मीटर माप के एक आयताकार भूखंड खरीदा। पहले कदम के रूप में उसने, पहले इसको समझिएगा जरा है क्या, थोड़ा सा मेंसुरेशन में कई बच्चों को दिक्कत होती है, मेंसुरेशन क्लास अभी हमने शुरू नहीं की है। खैर ये देख लीजिए कि 49 बाई 46, 49 इंटू 46, 49 बाई 46 मीटर का एक भूखंड खरीदा है, और इसमें 7 मीटर अर्धव्यास और 40 मीटर गहराई का एक कुआं खोदा। अगर छत पर से आप इस भूखंड को देखोगे तो कहीं कोने में ये कुआं खुदा हुआ दिखाई देगा, ठीक है। और ये कुआं किस तरह का है, इसको ऐसे देखो, 3 डायमेंशनली अगर देखोगे तो ये कुआं कुछ इस तरह का है कि इसका अर्धव्यास तो 7 मीटर है, लेकिन इसकी गहराई जो है वो ये 7 है, और ये गहराई आपको बताई जा रही है कितने मीटर है, 40 मीटर है। 40 मीटर गहरा है भाई ये जो कुआं आप लोग देख रहे हो। तो इतना जगह जो है, इतनी छोड़कर बाकी जगह पर इससे निकाली हुई मिट्टी फैला दी जाती है, बराबर बराबर। तो जब वो मिट्टी फैला दी जाती है तो थोड़ा 3 डायमेंशनली दिखाता हूँ इसको मैं आपको। ये जो खेत है, इस खेत में ये जो कुआं है, ये कुआं इस तरह से गहराई में है, कुछ इस तरह से, ठीक है भाई। और ये जो है ये 7 मीटर वाला है, ये त्रिज्या है इसकी 7 मीटर, और इससे निकाली हुई मिट्टी जब आप बाकी खेत पे डालोगे तो देखो जरा, खेत का लेवल जो है वो कुछ इस तरह से ऊपर आ जाएगा। ये खेत का ऊपर आया हुआ लेवल है, ठीक है। यही पूछा जा रहा है आपसे कि ये लेवल कितना इंप्रूव कर दिया जाएगा, मैदान की ऊंचाई में हुई वृद्धि, ये आपको बतानी है। तो पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आने के बाद इसको जरा हल कीजिए कि जो क्षेत्रफल जिसमें मिट्टी डाली जानी है वो इस गड्ढे को छोड़ कर है ना, वरना गड्ढे में से खोद के मिट्टी निकालोगे, वापस डालोगे, गड्ढे में फिर से पूरी चली जाएगी। तो ये हिस्सा छोड़कर आप कहेंगे तो वो जो क्षेत्रफल चाहिए वो क्षेत्रफल होगा आपका 49 इंटू 46, यानी इस पूरे आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। इसमें से इस कुएं का जो क्रॉस सेक्शन है, जो अनुप्रस्थ काट है, उसका क्षेत्रफल माइनस कर दो, यानी -πr²। अब रेडियस आपको कितना दिया, और पाई की वैल्यू क्या होती है सभी लोग जानते हो, पाई की वैल्यू है 22/7, और रेडियस आपको दिया हुआ है 7। ये देख लीजिए कहीं व्यास तो नहीं दिया हुआ है, मीटर अर्धव्यास है ना, अर्धव्यास दिया हुआ है तो कोई इश्यू नहीं है। यानी इसको इससे काट दीजिए, और 49 × 46 कर दिए भाई, 6 9 54, 5 ले लीजिए, और उसके बाद में 4 9 36,
और 4 छंग 24, 24 और 36 हो गया 60, 60 65 6 और 4 चौक 16 6 22, 2254 माइनस 154 हो गया। ये आ गया 2100 वर्ग मीटर। इस 2100 वर्ग मीटर में ही खाली मिट्टी डाली जाएगी और वो मिट्टी कौन सी होगी? जो इससे निकाली गई है। इससे अगर एक मिट्टी निकालोगे तो कितना, जितना इसका आयतन होगा उतनी ही मिट्टी। तो इसको निकालोगे तो क्या होगा? इसको निकालोगे, मिट्टी निकालिए, मिट्टी निकलेगी कितनी? पाई आर स्क्वायर एच, जो कि एक बेलन का आयतन होता है, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर होता है। तो यानी 22/7 गुणे 7 गुणे 7 और गुणे एच यानी हाइट यानी 40। ये 154 आया था, 154 इंटू 40, ठीक है। 154 इंटू 40, ये मिट्टी जब आप इसमें डालोगे तो आपको इसी चीज़ को, जो इसका आयतन है, ये वाला आयतन, ये आयतन की मिट्टी जब आप इस पर डाल देंगे तो आप देखिए इस तरह से आपको एक क्यूबॉइड मिलेगा। ये हाइट आपको पता नहीं है, यही पता करनी है। लंबाई आपको पता है कि ये 49 है और चौड़ाई आपको पता है कि ये 46 है। तो जो आयतन ये वाला आ रहा है ये इस आयतन के बराबर होगा। यानी वो कहना क्या होगा कि 49 इंटू 46 इंटू एच बराबर 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 40। ठीक है भाई। अब इसको सॉल्व कीजिए आप। देखिए 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा सीधे सीधे। उसके बाद में यहाँ से वैल्यू अगर ले ले तो 7 7 49, ये खत्म हो गया। 40 से 46 कट नहीं रहा, यानी हाइट की वैल्यू जब आप निकालोगे तो h इज इक्वल टू, हमारे पास में बचा क्या? 22 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 46। ठीक है। अब ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं भाई? 2 से काट सकते हैं, 2 दूनी 4 होते हैं 6 और यानी कि 440 बटे 7 दूनी 14, 7 तियां 21, 7 तियां 21, 2 7 दूनी 14 15 16, 161, 2 बार अगर ले जाए 16 दूनी 32, 16 तियां 48 ज़्यादा हो जाएगा। 2 पॉइंट समथिंग इसका आंसर मिलेगा। और 2 पॉइंट समथिंग आपको एक ही आंसर दिया हुआ है, 3 अगर ले जाएंगे ज़्यादा हो जाएगा, इससे 2.1 ही आंसर दिया हुआ, तो वही वाला आपका पहला वाला आंसर हो जाएगा 2.933 मीटर अप्रॉक्सीमेट। देखिए हमने कहा कैलकुलेटिव पेपर था ये वाला। अब इसका अगला क्वेश्चन देखो, वो भी ज़बरदस्त है, लेकिन देखोगे कहाँ, इतने में देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक छात्रावास में 50 विद्यार्थी हैं। अगर छात्रों की खर्च में 10 की वृद्धि होती है, अगर छात्रों की संख्या में 10 की वृद्धि होती है तो रख रखाव खर्च 40 रुपये प्रतिदिन बढ़ जाता है, जबकि प्रति व्यक्ति औसत रख रखाव खर्च में 4 रुपये की कमी आ जाती है। अब आप ये समझिए कि अगर हम छात्रावास का प्रतिदिन का मूल खर्चा अगर x रुपये मान लें, तो ये खर्चा पहले 50 स्टूडेंट्स पे हो रहा था ना। अगर मूल खर्च जो है x रुपये हो रहा था तो पहले कितने छात्रों पे हो रहा था? 50। तो एक छात्र, प्रति छात्र जो होने वाला खर्चा है x रुपये खर्चा होता है 50 छात्रों पे। मूल खर्चा हमने x माना है, तो अगर 50 छात्रों पे खर्चा हो रहा है तो x बटे 50 एक छात्र पर। अब कह रहा है कि अगर 10 छात्र बढ़ा दोगे तो एक दिन का खर्च जहां x रुपये था वो 40 रुपये बढ़ जाएगा। ऐसा तब होगा जब 10 छात्र बढ़ेंगे, 50 और 10 60 छात्र हो जाएंगे, और ओवरऑल एक्सपेंडिचर जो है वो पहले से कम हो जाता है। कितना? 4 रुपये। ये बात भी आपको बताई जा रही है कि प्रति व्यक्ति औसत रखरखाव खर्च में 4 रुपये की कमी आ जाती है। ये इक्वेशन बनेगी। इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा भाई? 50 और 60 का हमने एलसीएम ले लिया। 50 और 60 का एलसीएम आ गया 6 और 5 का एलसीएम हुआ 30 और 1 0 यानी 300। तो 5 छंग 30 यानी 6x माइनस 6 पंजे 30 यानी 5x प्लस 40 बराबर 4 दिया हुआ है आपको। अभी हम ब्रैकेट भी ओपन करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा भाई? 6x माइनस 5x माइनस 5 चौक 20 यानी 200 बराबर 4 तिहाई 1200। तो ये माइनस कर लो भाई, x इज इक्वल टू 12 और 2 1400 रुपये। ये आपका आंसर हो जाएगा। 12 और 2 x बराबर 12 और 2 1400 रुपये, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर आ गया x की वैल्यू 1400 रुपये। यही आपसे पूछा जा रहा है कि मूल रखरखाव का खर्च कितना आता है। इसको साफ कर लें, फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है k का मान ज्ञात करें जो 5, 12, 29 और 57 में प्रत्येक में जोड़ा जाना चाहिए ताकि वे समानुपात में रहें। इनको प्रोपोर्शन में, अब ये प्रोपोर्शन में नहीं है। संख्याएं कौन कौन सी दी हैं? 5, 12, 29
और 57। ये संख्याएं प्रोपोर्शन में अभी नहीं हैं, जब इनमें पता नहीं कौन सी संख्या जोड़ी जाएगी। हमने मान लिया वो संख्या होगी x जो इनमें जोड़ी जाएगी, और जब ये संख्या जोड़ी जाएगी तब कहीं जाकर ये प्रोपोर्शन में होंगे, और प्रोपोर्शन में होंगे का मतलब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम बराबर प्रोडक्ट ऑफ मीन हो पाएगा, और ऐसा तब हो पाएगा जब हम x जोड़ेंगे इसमें। कहने का मतलब है कि 5 प्लस एक्स इंटू 57 प्लस एक्स इज इक्वल टू 12 प्लस एक्स इंटू 29 प्लस एक्स। ये वैल्यू भैया आप लोग देखें ज़रा और मुझे बताएं कि ये क्या उतनी आसानी से हम लोग निकाल पाएंगे क्या, और बड़ी ताकत लगानी पड़ेगी इसमें। चलिए मैं ताकत लगा के बता देता हूँ आपको, दूसरा जुगाड़ बताऊँगा। 5 इंटू 57 कीजिए तो 50 25 होता है, और 5 से 35 होता है। 5 से 35 3 25 और 3 28 285 प्लस 5x प्लस 57x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 348 प्लस 12x प्लस 29x प्लस एक्स स्क्वायर। अब है तो जरा सा क्वेश्चन, देखिए इसमें एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म हो गया, इकट्ठा कर लीजिए सबको एक और, तो 57 और 5 हो गया 62x इज इक्वल टू 29 में 12 जोड़ दीजिए तो 29 और 1 हो गया 30, 30 और 11 हो गया 41 माइनस 41x 348 माइनस 285 माइनस कर लीजिए भाई। यहाँ से जब आप देखेंगे कि 62 में से 41 आपने माइनस किया तो 21x बराबर 8 में से 5 गया 3, 14 में से 8 गया 6, 63, यानी x बराबर 63/21 3, आंसर आ गया 3। तो 3 आपकी वैल्यू आ गई है x की, यानी 3 वो संख्या है जब इसमें जोड़ोगे तो ये संख्याएं समानुपाती होंगी। पूरा कैलकुलेशन है, इसमें कभी भी आगे मत बढ़ना इस तरह से कैलकुलेशन में। ऑप्शंस लेना और ऑप्शन से चेक कर लेना बहुत ही आसान तरीका होता है। जब रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, ऑप्शंस लेकर आप अपने आंसर को जस्टिफाई कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या कह रहा है। एक विज्ञान मंच में भाग लेने वाले पंजीकृत छात्रों के एक समूह की औसत आयु 17 वर्ष है। पूछा क्या है, छात्रों की प्रारंभिक संख्या। तो प्रारंभिक संख्या बेटा अगर हम लोग x मान लें तो योग जो हो जाएगा वो x इंटू 17, क्योंकि 17 औसत दिया हुआ है ना, 17 औसत दिया हुआ है और x, तो ये 17x क्या हो गया, इनकी आयु का योग हो गया। अब अगली बात क्या बताई जा रही है। 16 साल की औसत उम्र वाले 10 नए छात्र मंच से जुड़ते हैं, जिनकी वजह से सभी छात्रों की औसत उम्र 16.5 साल हो जाती है, 16.5 हो जाती है। छात्रों की प्रारंभिक संख्या, मैं मैनुअल मेथड बता रहा हूँ, बिल्कुल ट्रेडिशनल मेथड जिसको हम बोलते हैं, कन्वेंशनल मेथड जिसको बोलते हैं, वही तरीका आपको बता रहा हूँ। अब अगर 16 साल औसत उम्र वाले 10 छात्र मिल जाएं तो पहले से x थे 16 और 10 और हो गए, पहले x थे 10 और हो गए, और एवरेज कितना हो गया 16.5 हो गया। इस तरह का कैलकुलेशन आप सभी लोग आराम से कर लोगे और x की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लोगे। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको भाई। 17x प्लस 160 बराबर 16.5x प्लस 165। मल्टीप्लाई कर लें इसको, x को इससे मल्टीप्लाई करो 16.5 आएगा, x को इससे मल्टीप्लाई 165 आएगा। अब इसको इधर बुला लीजिए तो 0.5x, क्यों भाई 17x में से 16.5 तो 0.5x इज इक्वल टू 165 माइनस 160 करोगे तो कितना बचेगा 5, यानी x इज इक्वल टू 5/0.5। हटा दीजिए, 5 दहम 50, पहले 10 छात्र थे 10 और आ गए, आंसर 10 हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर है सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। तो मार्कर चेंज कर लूँगा ना। एक दुकानदार 300 रुपये में कुछ सामान खरीदता है, अगर ऊपर व्यय उसके लागत मूल्य का 20% है तो 30% लाभ कमाने के लिए उसे किस कीमत पर बेचना होगा। पहले ये देखो, ऊपर व्यय का मतलब क्या, ओवरहेड चार्जेस। माने 300 रुपये की कोई चीज़ खरीदता है तो उसमें 20% और खर्चा करते नहीं, 120% और निकालो इसका, तो नेट कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, नेट सीपी। नेट कॉस्ट प्राइस कितना हो गया वो देखो आप, नेट कॉस्ट प्राइस हो गया 12×3=36, 360 रुपये।
अब जब सेलिंग प्राइस निकालोगे तो सेलिंग प्राइस में 360 रुपये पर भी कितना कमाना चाह रहा है, 30% प्रॉफिट। तो 360 का 130% ये सेलिंग प्राइस आ जाएगा। जीरो से जीरो ख़त्म कर दीजिए, 13 छंग 78, 7 ले लीजिए, 13 तिया 39, 39 और 7 हो गया 46, 468 रुपये ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 4800 रुपये का 16 सही 2/3% का 0.25% का मान ज्ञात करें। 4800 रुपये का 16 सही 2/3 होता है 1/6। हाँ, 0.25 का मतलब होता है 1/4 और फिर परसेंट लिखा हुआ है तो बटे 1/100। ये हो गया 16 सही 2/3, ये हो गया 0.5, ये हो गया 0.5%। 16 सही 2/3 की वैल्यू बेटा 50/3 होती है, लेकिन परसेंट में इंटू 1/100 और हो जाता है, और इस तरह से ये 3 दूनी 6 हो जाता है। ठीक है भाई, सारी बातें मैंने क्लियरली बताई आप लोगों को। देखिए इसको ख़त्म कर लीजिए, 4 छंग 24 दूनी 48, तो आंसर आ गया 2, आंसर है 2। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आ गया, 0.9, 0.48, 0.9, 0.48 और 0.525 का आपको HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना है। और उत्तर देखो कैसे दिया हुआ है, फ्रैक्शनल फॉर्म में दिया हुआ है, फ्रैक्शंस दी हुई हैं, तो हम लोग इनको फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करते हैं और फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसे देखो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, दशमलव हटाओगे क्या मिलेगा, 9/10, यहाँ दशमलव हटाओगे तो 48/100, और यहाँ दशमलव हटाओगे तो 525/1000। रिड्यूस कर लो भाई, 9/10 क्या रिड्यूस होगा, नहीं होगा। ये 4 से कटेगा 12 बार और 25 बार, तो 12/25 हो गया। और 525, 25 से काटो, 25 दूनी 50, 25 एकम 25 और 25 चौके 100, यानी 21/40। रिड्यूस फॉर्म में जरूर करना, नहीं करोगे गलत आंसर आएगा। रिड्यूस फॉर्म में जरूर करना, इस पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, HCF और LCM में साफ बताया, बिना रिड्यूस के आंसर निकालोगे गलत आएगा। अब देखो जरा यहाँ गौर करो, जैसे ये कंडीशन आपको दी हुई है, इसमें अगर आपको इनका क्या निकालना है भाई, महत्तम समापवर्तक HCF निकालना है, तो आप HCF निकालोगे ऊपर वाले अंशों का और LCM निकालोगे हरों का। यही तो फॉर्मूला होता है, जो निकालना ऊपर वाले का वही निकलेगा, नीचे वालों का उसका उल्टा। तो 9, 12 और 21, 9, 12 और 21 का HCF हो गया 3, और 10, 25 और 40 का LCM हो गया 200, आंसर हो गया 3/200, 3/200, ऑप्शन नंबर सी। अरे बहुत देर से सी ऑप्शन आंसर आ रहा है, 1, 2 नहीं, 146 में ए, उससे पहले डी था, है ना, वरना तो बड़ा आसान हो जाता, सी ही सी मार दो, अंधी है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, M1 D1 लगाइए, सिंपल सा और कुछ नहीं करना है। एक कार्यालय में काम करते हुए n व्यक्ति 60 दिन में, यानी कि मान लीजिए M1 n व्यक्ति, D1 60 दिन में। फिर बोला गया अगर 12 अतिरिक्त व्यक्ति काम पर लगाए गए, यानी n+12 व्यक्ति काम पर लगाए गए, तो काम पूरा होने में 12 दिन कम लगेंगे, यानी 60 दिन से 12 दिन कम लगेंगे। ठीक है, ऐसे सिंपली सॉल्व कर लीजिए। n × 60 हो गया बराबर n+12 × 48 हो गया, 12 पंजे 60, 12 चौक 48, ये काट दिया हमने। अब ये हो गया 5n = 4n + 12 चौक 48, इसको इधर भेज दीजिए भैया, n बराबर 48। प्रारंभिक व्यक्तियों की संख्या आपको मिल गई 48, यही आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या, नेक्स्ट है आपका, ये देखिए प्रोबेबिलिटी का बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर, अब तक जो पूछा गया था, इसमें अभी देखिए कितना ही बेहतरीन सा क्वेश्चन पूछा गया है। लैंग्वेज देखिए इसकी क्या है, मैकेनिकल शब्द के अक्षरों से कितने 5 अक्षरों के इस प्रकार के शब्द बन सकते हैं, वह शब्द हमेशा एक व्यंजन के साथ में शुरू हो। MECHANICAL, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 इसमें अक्षर हैं। टोटल अक्षर जो हैं वो 10 हैं। इसमें हम देखें कितने अक्षर ऐसे हैं, कितने अल्फ़ाबेट्स ऐसे हैं टोटल, जो बोला 5 अक्षरों को लेकर बने शब्दों की संख्या। तो 5 अक्षरों को लेंगे तो किस तरह से परम्यूटेट करेंगे आप इन 5 अक्षरों को। 5 अक्षरों को परम्यूटेट करने के लिए टोटल 10 में से आपको परम्यूटेट करना है कितने नंबर्स को, 5 नंबर्स को परम्यूटेट करना है। और इसके अलावा रिपीटेशन को भी देखना होगा भाई, रिपीटेशन के हिसाब से जो रिपीटेशन है वो कितने नंबर्स की है। मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, एक तो ये आपकी आ रही है सी की,
और रेपिटेशन किसी की है भाई, ए की है, तो इसमें फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2 और लेना पड़ेगा हमको। तो 10p5 किस तरह से निकालते हो, 10 को 5 स्टेप्स में उल्टा लिख दो, 10 गुणे 10 को 5 स्टेप लेकर लिख दो, 10 9 8 7 6 5 हो गए, बस छोड़ दीजिए इनको, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 2 इंटू 1 यानी 2 दूनी 4 4 दूनी 8। अब ये सब कुछ मल्टीप्लाई कर लीजिए भैया, तो 7 छंग 42, 42 का दुगना हो गया 84, 84 इंटू 9 हो गया 9 चौक 36, 3 9 72, 3 75, 7 5 6 और ये 10 वाला 0 यानी 7560। टोटल तरीके जितने भी हो सकते हैं वो हैं 7560। अब इसमें हम करने क्या जा रहे हैं, हमेशा स्वर के साथ में शुरू होने वाले जो शब्द होंगे उनको हटा देंगे। हमेशा स्वर के साथ में शुरू होने वाले कितने शब्द यहाँ पर हो सकते हैं आप ये देख लो। आगे आपसे बोला जा रहा 5 अक्षर होने चाहिए और शब्द हमेशा एक व्यंजन के साथ में शुरू हो। ये सारे के सारे हो गए। हम स्वर के साथ में शुरू होने वाला निकाल लेते हैं, इसमें से घटा देंगे, व्यंजन वाला अपने आप क्लियर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो अगर एक तो आपको मालूम है शुरुआती जो होगा वो वॉवल होगा, तो बाकी बच रहे हैं 9 का कॉम्बिनेशन होगा एक इसमें, और आउट ऑफ 4 हमको लेने पड़ेंगे, है ना, 4 में से। और वो जो 4 होंगे वो आपस में भी इंटरचेंजमेंट कर सकते हैं, इसलिए हमें फैक्टोरियल 4 का मल्टीप्लिकेशन करना होगा। तो चलिए इस बातचीत को सॉल्व कर लेते हैं। तो फैक्टोरियल 4 इंटू NC4 कैसे सॉल्व करोगे, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 9 को 4 स्टेप तक लीजिए जरा, 9 को 4 स्टेप तक लेंगे तो 9 8 7 6 और बटे में फैक्टोरियल 4 कर दिए तो 4 3 2। और इस तरह से हम इन सब का मल्टीप्लिकेशन जो इनका प्रोडक्ट है वो ले सकते हैं आपके सामने में। ठीक है, तो इन सब का प्रोडक्ट करिए भाई, क्या हो जाएगा, तो यहाँ से 4 3 2 4 3 9 8 72 और 7 छंग 42, 42 इंटू 72 अगर कर लिया जाए तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 7 दूनी 14, 14 और 8 24, 22, 7 चौक 28 29 30, 3024 यहाँ से हमको मिल गया। तो जो 3024 मिला है ये आप देख रहे हो कि टोटल कितना था, ये हम लिख देते हैं यहाँ पर, ये हो गया 3024। तो बेटा टोटल था 7560 सारे के सारे, उसमें से 3024 ये वो हैं जो स्वरों से शुरू होते हैं, जो स्टार्टिंग होते हैं वॉवल्स से, यानी कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होने वाले होंगे। 10 में से 4 गया 6, 5 में से 2 गया 3, 5 और 4 4536। ये इस प्रकार शब्द बन सकते हैं, इतने प्रकार से बन सकते हैं 4536 प्रकार से। चलिए भाई अगला जो है वो शुरू करें, उससे पहले इसको साफ कर लेते हैं। तो ये अगला क्वेश्चन एक छोटा सा ग्राफ जो है वो टेबुलेशन दिया हुआ है और इसमें भी डिजिट्स बड़ी बेकार सी दी हुई है यार, है ना। या कैलकुलेशन 1 2 में तो ठीक ठाक है, आगे चल के कैलकुलेशन डिस्टर्ब भी होता जा रहा। तो ये जो आपको सैमसंग, नोकिया, सोनी, ब्लैकबेरी, माइक्रोमैक्स देख रहे हो, ये अलग अलग वर्षों में 2010 से 11, 11 से 12, 12 से 13, 3 साल में जो इनकी बिक्री हुई है वो मिलियन में दी हुई है। ठीक है, आपसे बोला जा रहा है, देखिए पहले क्वेश्चन 150 जो है ये पहला क्वेश्चन हो जाएगा इस ग्राफ के हिसाब से। ग्राफ के हिसाब से जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है सभी 5 कंपनियों द्वारा साल 2012 से 13 में बेचे गए मोबाइलों की औसत संख्या क्या है। 12 13 इनको सबको जोड़ देना है हमको भाई। देखिए सबसे ऊपर क्या दिखाई दे रहा है, ये है 75 और 105, 180, 180 60 कर लीजिए तो ये हो गया 240, 240 और 70 कर लीजिए 310, 310 और 85 करोगे 395, 395 हो गया। अभी 395 और टोटल साल है 5, तो इस वाले का जो आंसर हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा 395 डिवाइडेड बाय 5। तो 5 7 35, 5 9 45, आंसर आ गया 79। दूसरा वाला ग्राफ का क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। दूसरा वाला ग्राफ का क्वेश्चन कह रहा है कितनी कंपनियों में वर्ष 2010 से 11 की तुलना में वर्ष 2011 से 12 में बेचे गए मोबाइलों की संख्या में कम से कम 50% की वृद्धि या कमी हुई। अब हमको 2010 से 11 और 11 से 12 में मोबाइलों में प्रतिशत वृद्धि या कमी निकालनी पड़ेगी। अब देखो 18 से 36, पहले वाले में देखा जाए 2010 से 11 और 11 से 12, 10 से 11 और 11 से 12 में हमने देखा 18 से 36 हो गया, 18 से 36 हो गया, नहीं वृद्धि हो गई 18 की वृद्धि हुई ना। अब ये पूरा हमको कैसे निकालना है, देखिए पहली कंपनी सैमसंग, नोकिया, सोनी, ब्लैकबेरी और माइक्रोमैक्स। इस तरह से अगर हम देखें तो ये सैमसंग वाली कंपनी जो है 18 से 36 हुआ, यानी 18 की वृद्धि हुई है 18 पे।
नोकिया वाले की बात करें तो नोकिया 108 से 81, इसका मतलब है 108 से 81 रह गया है ना, 19 इधर से और 8 इधर से, 19 और 8 27, 27 हुआ कितने पर, 108 पर। सोनी की बात कर लीजिए भाई, सोनी जो है 24 से 32 हो गया, 24 से 32 हो गया, तो ये 6 इधर से 6 और 2 8 बढ़ गया है 24 पे। ब्लैकबेरी 28 से 42 हो गया, यानी 28 और 12 14, 14 हो गया 28 से। और माइक्रोमैक्स देखो कितना हो गया, 34 से 17 रह गया, यानी 17 घट गया है 34 पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम वृद्धि की बात करें तो यहाँ परसेंटेज में देखिए कितना हुआ, इंटू 100% कर दो, 100% वृद्धि हुई। बाकी यहाँ पर अगर करोगे परसेंटेज में चेंज तो 27 54 108, 4 से 25 बार 25%। यहाँ पे अगर देखा जाए इंटू 100% करके तो 8 तिहाई 24 100/3 यानी 33 सही 1/3%। और यहाँ पर इंटू परसेंटेज करोगे तो 14 दूनी 28, 2 से 50 बार यानी 50%। और यहाँ परसेंटेज में चेंज करोगे तो 17 दूनी 34, 2 से 50 बार यानी 50%। इस तरह से बेटा आप लोग देखोगे तो 100%, 50% और 50%, तो 50% या उससे ज़्यादा का चेंज हुआ है सैमसंग ब्लैकबेरी और माइक्रोमैक्स में। सैमसंग ब्लैकबेरी और माइक्रोमैक्स में कम से कम 50% की वृद्धि या कमी हुई है मिनिमम, है ना। तो ऐसी कितनी कंपनियां हैं ये आपसे पूछी जा रही, 3 कंपनियां हैं, सी आपका आंसर हो गया। फिर देखो क्या कह रहा है, एक सैमसंग, नोकिया, सोनी, ब्लैकबेरी और माइक्रोमैक्स मोबाइल का औसत उत्पादन खर्च क्रमशः 5,000, 4,000, 3,000, 2,000 और 1,000 रुपये है। सभी वर्षों को मिलाकर प्रति मोबाइल औसत खर्च कितना है। अरे बाप रे बाप, देख लीजिए, मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। मैं इधर ही दिखा देता हूँ आपको, 18, 36 और 75 तीनों जोड़कर आपको मिल रहा है 129, ठीक है। 129 और एक सेट है 5,000 का। दूसरे वाले पे आइए, नोकिया दिया हुआ 108 और 105, ये हो गया 210, 210, 11, 12, 13, 4, 294, 294 हो गए टोटल, और एक की कीमत है 4,000। फिर उसके बाद देखिए, ये आपको जोड़ना है 24, 32 और 60, 24 और 32 हो गया जाकर के आपका 56, 56 और 60 हो गया 116, 116 रुपये वाले सेट जो है वो 3,000 रुपये के हैं। फिर इसके बाद में आपका ब्लैकबेरी का नंबर आ गया 28, 42 और 70, 28 और 42 हो गया, 4, 2, 6 और 7, 7, 7, 14, 140, 140 वाले सेट जो है ये आपके 2,000 रुपये के हैं। और फाइनली आपका आ गया 34 और 17, 51, 51 और 85 हो गया 136, 136 रुपये वाले सेट आपका 1,000 रुपये का है, ठीक है। और इस तरह से ये सब कुल मिलाकर कितने हैं, कैलकुलेशन देख लीजिए आप, 129 प्लस 294 प्लस 116 प्लस 140 प्लस 136, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तब इसका आंसर आएगा, जो भी एवरेज होगा। 1000 कॉमन ले लीजिएगा तो यही सब आपको प्लस में मिलेंगे, और उनका दुगना तिगना करके उसको काट पीट के जो भी आपका आंसर आएगा वो डेसिमल में है 3171.77, 3171.77 आएगा जब हम इस पूरे को रिड्यूस करेंगे तो, ठीक है। तो ये पूरी कंडीशन किस तरह से सॉल्व होगी वो देख लीजिएगा। 3171.77 रुपये ये आपका आंसर आ रहा है। तो ये 3 क्वेश्चन आपके हो गए। चलिए वापस लौटते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, इधर डिस्प्ले हो रहा है, ए 8 दिन में कर सकता है, बी इसको 10 दिन में कर सकता है। 8 और 10 के हिसाब से 40 कुल्हड़ बनाने का काम है अगर, तो 8 पंजे 40 और 10 चौक 40, दोनों मिल जाएंगे अगर, तो 5 4 9 कुल्हड़ बनेंगे, बनाने 40 हैं, तो यानी 40/9 दिन लगेंगे, ठीक है। अभी ऑप्शन उठा लीजिए, ऑप्शन में 40/9 2 में दिया हुआ है, ठीक है, 2 में दिया हुआ है 40/9। अब इसमें देखिए कि जो 5 कुल्हड़ बना सकता है उसको 500 रुपये, जो 4 कुल्हड़ बना सकता है उसको 400 रुपये, इस हिसाब से उसको दिया जाएगा, क्योंकि टोटल पारिश्रमिक ही 900 रुपये। तो जो 5 कुल्हड़ बना सकता है उसको मिलेगा 500 रुपये, यानी ए को। जो 4 कुल्हड़ बना सकता है उसको मिलेगा 400 रुपये, और काम पूरा होगा 40/9। ये सारी पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है आपको ऑप्शन नंबर डी में, तो डी वाला ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये देखिए एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ रहा है आपका कैलेंडर से। कैलेंडर का क्वेश्चन है, सितंबर 15 2212 को हफ्ते का कौन सा दिन होगा। अब इसको आप समझिए कि ये जो 2212 है, इस 2212 में है क्या क्या, अभी कहाँ तक है ये डेट भी मैं डाल देता हूँ। सितंबर 15, सितंबर 15 की अगर बात की जाए
तो इस सितंबर 15 के 22-12 में क्या क्या होगा? इसमें होगा 2 सहस्त्राब्दियाँ हैं, फिर 2 शतक हैं, 11 साल हैं, इसमें 11 साल हैं। इसके अलावा जनवरी से लेकर 1 जनवरी से 15 सितंबर तक के दिन हैं। इतने दिनों का हमें जोड़ना होगा। तो ये है सहस्त्राब्दी, इसमें कोई भी अतिरिक्त दिन नहीं होगा। 200 वर्षों में 3 अतिरिक्त दिन होंगे। अगर 11 साल दिया हुआ बेटा, 4 से इसको काटोगे तो 4 दूनी 8 है ना, 4 दूनी 8 ही नहीं 8 3 11। यहाँ पर अगर देखा जाए तो 2 बार क्लियरली कट रहा है ये। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर इन 11 में 2 लीप ईयर होंगे प्लस 9 जो होंगे वो नॉर्मल ईयर होंगे। और उसके बाद में ये 2 लीप ईयर और 9 नॉर्मल ईयर होंगे। उसके बाद दिन कौन कौन से होंगे? 1 जनवरी से लेकर 15 सितंबर तक होंगे। अब गिनती करिएगा, ये 0 हो गया, ये 3 हो गया, 2 लीप ईयर में 4 अतिरिक्त दिन होंगे और 9 नॉर्मल ईयर जो होंगे, 9 जो नॉर्मल ईयर दिए हुए हैं इनमें 9 अतिरिक्त दिन होंगे। उसके अलावा जनवरी, अभी हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, जनवरी में एडिशनल डेज कितने होते हैं भाई? 3 होते हैं। फरवरी में, क्योंकि ये लीप ईयर है, देखिए 2012 है ना, तो ये लीप ईयर है। लीप ईयर है तो इसमें 2 अतिरिक्त ईयर होंगे और 1 अतिरिक्त दिन होगा क्योंकि 29 दिन की होगी। उसके बाद में जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त फिर 3 और सितंबर में ये 15 दिन। इस तरह से ये टोटल दिन निकले हैं। ठीक है, अब ये जब आप लोग क्लास में पढ़ेंगे तो यार कुछ शॉर्टकट भी इसके बताए जा सकते हैं, है ना। लेकिन अभी फिलहाल इसको जो है पूरा हमने जोड़ कर आपके सामने रख दिया। अब ये पूरा जोड़ जो है हमारा वो कितना आ रहा है, इसको जोड़ लिया जाए तो 3 और 4, 4 3 7, 9 7 16, 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 और इस 15 को हम पूरा ना जोड़ें, 2 सते 14 होता है, 1 अतिरिक्त दिन, यानी कुल मिला के 37 डेज आ गए। ठीक है, इन 37 डेज को अगर हम डिवाइड कर ले 7 से, 7 से डिवाइड कीजिए 37 को, तो 7 5 35, बच गया कितना? 2। और रविवार से आगे हम गिनना शुरू करते हैं। पहला दिन होता है सोमवार और दूसरा दिन होता है मंगलवार, यानी दिन आ गया मंगलवार। ठीक है, तो मंगलवार आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन का। देखिए इतना बढ़िया क्वेश्चन है। बाकी हम जो बाद में जो एग्जाम्स हुए हैं उनमें कैलेंडर के कुछ खास क्वेश्चन नहीं। यही हाल सेट थ्योरी का है, जैसा अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ सेट थ्योरी का। इसको पहले साफ कर देता हूँ फिर आता हूँ। तो अगला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है किसी भी समुच्चय ए के लिए ए डैश होल डैश बराबर क्या होगा, ये पूछ रहा है आपसे। देखिए एक चीज़ समझिएगा, डैश कब लगाते हैं हम लोग? डैश लगाते हैं जिसके आगे यूनिवर्स में से उसको सब्ट्रैक्ट करना होता है। यानी अगर ए डैश हमने लगाया तो इसका मतलब होगा यूनिवर्स माने माइनस ए। डबल डैश लगाने का मतलब वापस ए डैश लगाएगा तो आप यूनिवर्स में से माइनस करोगे और फिर से डबल डैश अगर लगा दोगे, उसके ऊपर एक और डैश लगा दोगे, मतलब यूनिवर्स में से फिर वही माइनस होगा तो फिर से वापस ए मिलेगा। इसको प्रूव करके कैसे मैं दिखा रहा हूँ वो देख लो आप। ए डैश का मतलब हुआ यूनिवर्स माइनस ए, यानी ए डैश के डैश का मतलब हुआ यूनिवर्स माइनस ए का डैश। यानी अब यूनिवर्स में से हमको यूनिवर्स माइनस ए माइनस करना पड़ेगा। यूनिवर्स में से हमको माइनस करना पड़ेगा यूनिवर्स माइनस ए। इसको अगर पॉजिटिवली लिखना है तो बिना डैश के लिखना है तो, यानी यूनिवर्स माइनस यूनिवर्स प्लस ए। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ए ही होता है। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पवन महेश को 2400 रुपये 3 साल के लिए और जॉन को 3600 रुपये 5 साल के लिए ब्याज की समान दर पर कर्ज देता है। पवन को ब्याज के रूप में कुल रकम 1200 रुपये मिलती है। ब्याज की अनुमानित दर ज्ञात की जाए। फिर अनुमानित वही आप ऑप्शन दे के समझ सकते हो कि बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है ये। तो इसको हम लोग ऐसे देखें, 2400 रुपये 3 साल के लिए, 2400 रुपये 3 साल के लिए देता है, पता नहीं किस रेट से, और 3600 रुपये 5 साल के लिए देता है उसी रेट से, उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से। और इस तरह से टोटल ब्याज कितना बनता है भाई? 1200 रुपये बनता है।
तो चलिए इसको जितना छोटा मोटा सॉल्व हो सकता है उतना कर लीजिए। 24 या 72 आर प्लस 36 पंजे 180 आर बराबर 1200, यानी आर बराबर हो गया हमारा 1200 बटे 8 7 15 252। ठीक है, अब इसको हम क्या कर सकते हैं भाई, 4 तिहाई 12 300, 4 छंग 24, 4 तिहाई 12 यानी 63, ये हो गया हमारे पास में 121। ठीक है, तो 21 से काट देना, 21 बटे 100 बटे 21 आ गया, इसको काटिए भाई 21 से 4 बार, ये हो गया 84। उसके बाद में बच गया हमारे पास में 16, पॉइंट लगा देते हैं, 0 बढ़ गया 160 हो गया, 21 ले जाइए तो 2 8 16 यानी 7, 4.7 समथिंग जो भी है हमारा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 4.76 ये वाला ऑप्शन, डी वाला ऑप्शन हमारा आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, थियागू, अजीब अजीब नाम है, पहले कौन सा आर्थू ऐसे कोई नाम था ना, अब ये थियागू आ गए। 5 विषयों में औसतन 50% अंक मिलते हैं और वे अंक 20 समन्वय 18 समन्वय 16 समन्वय 14 समन्वय 12 के अनुपात में हैं। अगर उत्तीर्ण अंक अधिकतम अंक का 60% है और प्रत्येक विषय के समान अधिकतम अंक हैं, परीक्षा में कितने विषयों में वह फेल हो गया, ये बात आपसे पूछी जा रही है। अब इसको देखो टोटल कितना नंबर मिला होगा, ये बात तो सब लोग जान ही गए होंगे, और अगर इसको जो है टोटल हम कहें 50% मार्क्स मिले आउट ऑफ 5 सब्जेक्ट, तो 50 25 250 नंबर का टोटल पेपर हो गया। इसको नहीं सॉरी, इसको जो मिले हैं वो 250 नंबर हो गए टोटल, है ना। और उस हिसाब से उत्तीर्ण होने के लिए 60% नंबर चाहिए। तो 60% नंबर अगर चाहिए तो इसका मतलब ये हुआ, ये सारे जरा जोड़ लीजिए कितना हो रहा है भाई, 18 और 12 हो गया आपका 30, 16 और 14 हो गया 30, 16 और 14 30, 18 और 12 30, 30 30 60, 60 और 20 हो गया 80। तो सारे के सारे 80 रेशियो हैं और 80 में से पहले एग्ज़ाम में इसको मिला कितना, 20 रेशियो, 80 में से 20 रेशियो मिला इसको पहले एग्ज़ाम में, और हमको निकालना कितना है, आउट ऑफ 250। इस तरह से अगर हम ये निकालना चाहें कि इसको टोटल नंबर्स कितने मिले हैं परसेंटेज वाइज अगर देखा जाए, तो यहाँ पे आप कह सकते हो 20, 80 में से 20 मिला तो 250 में से कितना मिला। ठीक है, तो इस हिसाब से आप देखो, 2 चौको 8, 4 छंग 24 और 1 25, 4 दूरी लगभग 62.5, 62.5% के आसपास को नंबर मिला हुआ, 62.5 है ना। तो यहाँ पर कह रहा है 60% उत्तीर्ण अंक अधिकतम अंक का 60% है, तो कितने विषयों में अनुत्तीर्ण रहा, कितने सब्जेक्ट्स में फेल हुआ, तो एक में तो पास हो गया। अब दूसरे वाले में देखिए, दूसरे वाला जो है वो भी इसी तरह से निकालिएगा। दूसरे वाले का रेशियो दिया हुआ है 18, 18 आउट ऑफ 80, तो 250 में से कितना। तीसरे वाले में इसी तरह से निकालिएगा, 16 आउट ऑफ 80, तो 250 में से कितना। चौथे वाले में इसी तरह से 14 आउट ऑफ 80, तो 250 में से कितना। और फाइनली 12, तो 250 में से कितना। अब इसमें सारा का सारा निकालने की ज़रूरत नहीं, मैंने ऐसे लिख दिया है आपको। इस बात को केवल समझिएगा कि जब आपने इसको काटा होगा तो ये कितना मिलेगा, 8 तिहाई 24 और 1 25, ठीक है ना। 8 से काट रहा हूँ मैं, 8 तिहाई 24 और 1 25, पॉइंट लगा देंगे, आगे 0 बढ़ा देंगे तो ये 10 हो जाएगा, और 8 एकम 8, 3.125 यहाँ से आपको मिल जाएगा। लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है, आप ये देखो कि 18 तियाँ 54, 60% फेल होता है ना, तो 18 तियाँ 54, ये अगर 54% के नियर अबाउट वैल्यू आई है तो ये भी कम आएगी, क्योंकि आप 16 को जब 3.18 तो और कम, 14 को मल्टीप्लाई करो और कम, 12 को मल्टीप्लाई करो और कम, यानी केवल 1 में पास है, बाकी 4 में फेल हो गया है। तो ये फेल कितने सब्जेक्ट्स में हुआ है, 4 सब्जेक्ट में फेल हुआ है। पूरा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। एक क्वेश्चन और देखिए क्या दिया हुआ है, चलिए देखते भाई अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक थैले में 7 लाल और 3 नीली गेंद हैं, बिना प्रतिस्थापन के थैली में से एक के बाद एक 2 गेंदें निकाली गई, कितनी संभावनाएं हैं कि वो अलग अलग रंग की हो। 7 और 3 टोटल 10, ठीक है। हमें 10 में से कितनी गेंदें निकालनी है, 2 गेंदें निकालनी हैं, और कुछ इस तरह से निकालनी हो कि 7 में से 1 हो और 3 में से 1 हो, बस यही प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, यही इसकी प्रायिकता हो जाएगी, और कुछ करना है इसमें, बस ऐसे ही सिंपल से आपका आंसर आ जाएगा। तो 7 को एक स्टेप और 3 को एक स्टेप में लो, 7 का एक स्टेप हुआ 7, 3 का एक स्टेप हुआ 3, लेकिन 10 को 2 स्टेप में लेना पड़ेगा, तो 10 और 9 बटे फैक्टोरियल 2 यानी कि 2 ऊपर चला जाएगा, तो 7 × 3 × 2 डिवाइडेड बाय 10 × 9 हो गया,
3 त्रिक 9 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया, 7/5 × 15, यही आपका आंसर हो गया। चलिए भाई ये देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है एक अनुबंध को 92 दिनों में पूरा किया जाना है। बराबर कार्य क्षमता वाले 260 व्यक्तियों को काम पर लगाया गया, जिसमें से प्रत्येक प्रतिदिन 16 घंटे काम करते हैं। 66 दिनों बाद यह पाया गया कि काम का 4/7 भाग पूरा हो पाया। अब आप ये समझो कि 260 व्यक्ति काम करने के लिए लगाए गए जो कि 16 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, और उन्होंने 66 दिन में ये पाया कि 4/7 भाग काम पूरा हो पाया। M1D1 T1/W1 बराबर पता नहीं कितने आदमी डेप्यूट किए जाएंगे, कितने अतिरिक्त व्यक्ति काम करते हैं 18 दिन, और काम को सही समय पर पूरा करना है, तो इसका मतलब है अभी 26 दिन और बाकी हैं, बाकी 3/7 काम पूरा होने में। पूरी बात क्लियरली आपके सामने लिख दी हमने। M1D1 T1 देखिए 260 आदमी थे, 16 घंटे काम करते थे, 66 दिन में 4/7 काम पूरा कर पाए। पता नहीं कितने आदमी, एक स्टेप और है भी, पता नहीं कितने आदमी 18 घंटे काम करेंगे तो बचे हुए 26 दिन में। भाई 66 + 26 यही तो है ना टोटल असाइनमेंट, यानी 92 दिनों का। तो 66 दिन बीत चुके हैं तो 26 दिन बचे हैं। इस बात को ध्यान रखते हुए हमने इसको सॉल्व करना शुरू किया। देखिए 7 से 7 तो सीधे सीधे खत्म हो गया, 26 से 10 बार 260 हो गया, और जो कट रहा है उसको काट दीजिए भाई। 6 से 11 बार 6 त्रिक 18। ठीक है भाई, पूरा सिस्टम समझ में। अरे एक चीज़ और रह गई, 4 चौक 16। हाँ अब देखो क्या हुआ, 11 चौक 44, 440 x की वैल्यू आ गई। अब इसमें से हमको ये पता है कि 260 आदमी तो पहले से डटे हुए थे, तो बाकी कितने बच रहे हैं देखिए 0 8 180, यानी 180 आदमी और। कितने आदमी और लगाए जाएंगे 180। इस सब्ट्रैक्शन को ध्यान रखिएगा, और चाहे तो 260 + x लेकर भी आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा सा ज़्यादा कैलकुलेशन बढ़ाएगा। यहाँ सीधे सीधे काट पीट दो, अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लो, लास्ट क्वेश्चन है आज का। 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही एक ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही एक मोटरसाइकिल से 1 मिनट में आगे निकल जाती है। ट्रेन की लंबाई कितनी होगी? 1 मिनट में ये ट्रेन अगर चल रही है तो किस डिस्टेंस के साथ में ट्रैवल कर रही है, ये चीज़ कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है आप देख लो कि 72 और 54 1 मिनट में आगे निकल जाती है, मतलब एक ही दिशा वाली बात हो रही है। तो यहाँ पर 72 और 54 के डिफरेंस, ये किलोमीटर प्रति घंटे में इनकी रिलेटिव स्पीड होगी। इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे अगर हम, तो हमको पता चल जाएगा साहब 18 चौक 72, 18 तियाँ, यानी कि 5 मीटर प्रति सेकेंड। ये तो वैल्यू आ गई 5 मीटर पर सेकेंड। ये कितनी वैल्यू आ गई 5 मीटर प्रति सेकेंड के हिसाब से। 5 मीटर प्रति सेकेंड के हिसाब से 60 सेकेंड में ट्रेन जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो डिस्टेंस 300 मीटर होगा, और वही लेंथ ऑफ द ट्रेन होगी। बात खत्म हो गई, यही तो ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। तो ये बेटा एक और सीरीज आप लोगों की समाप्त हुई, तीसरी सीरीज, जिसमें बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस थे। इनको ध्यान दे लेना, कुछ में कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो उन क्वेश्चंस को सेलेक्ट करना है कि इनको हमें करना है, उससे ज़्यादा सेलेक्ट उन क्वेश्चंस को करना है जिनको नहीं करना। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।